So hello friends, welcome to online Guruji classes. तो फ्रेंड्स आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल और बाकी सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट करने के लिए, फ्री मॉक टेस्ट करने के लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक को या कमेंट सेक्शन को चेक करें, वहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरा पहला इंडियन पॉलिटी के ऊपर लेक्चर देखा जिसमें हमने संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमने डिस्कस किया था। तो इसी सीरीज़ का मैं लेक्चर 2 आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इसी तरह से हम लोग पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ शुरू करेंगे। फिर परसों से मैं ज्योग्राफी की भी लेक्चर सीरीज़ शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी जो 10-10 या 5-5 लेक्चर्स की एक लेक्चर सीरीज़ तैयार करेंगे हर सब्जेक्ट को लेकर, ताकि आपके जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो रेडी हो जाए। तो करंट अफेयर्स तो हम लोग डेली कर ही रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान हाथ से लिखा गया था, तो किसने इसको लिखा था। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमारा जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना है, उस पर डेट लिखी गई है 26 नवंबर 1949, यानी कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, संविधान सभा के अंदर कितनी महिला सदस्य थी, यानी कि फीमेल मेंबर्स कितनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या था, यानी कि उसका चिन्ह क्या था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास कितनी समितियां थी, डॉक्टर अंबेडकर के पास कितनी समितियां थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने इस लेक्चर का पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। इसके बाद हम लोग ये पॉलिटी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और जनरल स्टडीज़ की हर सीरीज़ को हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा आज का चैप्टर है। इसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज पूरे पॉलिटी से 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पर डिस्कस करूँगा उन क्वेश्चंस को। क्योंकि पीडीएफ शेयर करने से क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो आप लोग बने रहेंगे और साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग पीडीएफ भी शेयर करेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप लेक्चर को ध्यान से सुनें और साथ साथ नोट्स बनाएं, तब जाके आपकी रिटेंशन बढ़ता है उसका। चलिए तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अब देखिए, जब संविधान सभा बन गई तो संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग इतनी बड़ी कंट्री थे। आप देखिए, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, सबको एक मंच पे लेके आना है। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम था। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने दुनिया भर के संविधान पढ़े और वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये भी बताएंगे कि संविधान में कौन कौन सा भाग कहाँ से लिया गया, यानी कि कौन कहाँ से इंस्पायर्ड है, यानी कि कहाँ से उसकी प्रेरणा ली गई है। तो इसके लिए क्या किया, अब ये एक अकेले व्यक्ति का तो काम था नहीं। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कमिटीज़ बनाई गई, समितियां बनाई गई। और समितियां 2 प्रकार की समितियां थी, एक थी मेजर कमेटी और दूसरी थी माइनर कमेटी। क्लियर? तो प्रमुख समितियां हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेजर कमिटीज़ को, ठीक है ना, और लघु समितियां बोलते हैं माइनर कमिटीज़ को। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें। तो देखिए, जो प्रमुख समितियां थी उसमें सबसे ज़्यादा जो समितियां थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, क्योंकि वो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मनोनीत हुए, नॉमिनेट हुए। ठीक है ना, इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि पहले इलेक्शन तो 1951 में होंगे, संविधान लागू होने के 1 साल के बाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास 3 इंपॉर्टेंट समितियां थी। एक तो थी यूनियन पावर कमेटी, केंद्रीय शक्ति समिति। इसका काम था कि केंद्र यानी कि यूनियन के पास कौन कौन सी पावर होंगी, चाहे वो नागरिकता को लेकर हो, चाहे वो इमरजेंसी को लेकर हो, उसको डिस्कस करना। दूसरी इनके पास थी कॉन्स्टिट्यूशन पावर कमेटी, यानी कि संविधान के अंदर शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। और तीसरी इनके पास थी स्टेट कमेटी, यानी कि राज्यों को संविधान के तहत क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी शक्तियों का बंटवारा है संविधान में, उससे रिलेटेड जो भी समितियां थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी।
ठीक है ना। तो ये अध्यक्ष थे उन समितियों के, इनके और भी मेंबर थे, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर आते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल को आयरन मैन यानी कि भारत का लौह पुरुष बोला जाता है। भारत के जितनी भी रियासतें हैं इनको भारतीय संघ में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अहम उनकी एक भूमिका रही है। क्लियर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी आपकी फंडामेंटल राइट कमेटी यानी कि मौलिक अधिकार समिति। इस समिति का काम था कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होने चाहिए, मौलिक अधिकारों का रूप यानी उनका स्वरूप क्या होना चाहिए, कितने मौलिक अधिकार होने चाहिए और उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि सरदार पटेल के पास मौलिक अधिकार समिति थी। क्लियर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति आती वो आती प्रारूप समिति। अब देखिए प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग मेंबर हैं, मैंने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, आपके फ्रेंड ने अपनी बात कही, मेरे फ्रेंड ने अपनी बात की, तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी, उनको नोट किया। अब उनको लिखना है, मैंने एक ड्राफ्ट तैयार करना है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लिश में बना था, बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। तो जो पूरी अंग्रेजी है उसके अंदर जो पूरा लिखा गया है उसको, यानी कि जो उसका प्रारूप तैयार किया गया, जो ड्राफ्ट किया गया है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है। ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 6 सदस्य और थे। तो कुल मिलाकर 7 सदस्यीय यानी कि 7 मेंबर कमेटी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इनके मेंबर्स के भी नाम आपको याद करने जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि प्रारूप समिति का काम क्या है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान को लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कोई भी बातें कह लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है उनको लिखना, उनका खाका तैयार करना, खाका या फिर ड्राफ्ट तैयार करना। तो 141 दिनों में पूरे के पूरे 11 सेशन में, आपको पता है 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो 11 सेशंस के अंदर जो भी डिस्कशन हुए, फाइनली लास्ट में 141 डेज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम 6 सदस्यीय समिति ने इसकी हमारे संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। ठीक है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। उसके बाद माइनर कमेटी में हमें सिर्फ एक कमेटी पढ़नी है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा है उसके कार्य, संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति यानी कि उसके फंक्शन कमेटी, उसके जो हेड थे वो जीवी मावलंकर थे। अब मैंने यहाँ पे जीवी मावलंकर जी का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि जीवी मावलंकर जी हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। तो एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा 1946 में जब बनी थी तो वो संविधान सभा थी, उसका काम सिर्फ संविधान बनाना था। लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत में जो जिसे बोलते हैं ना कि एक सॉवरेन नेशन इंडिया बन गया, यानी कि पूरी तरह से ब्रिटिश पावर से वो इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि यही संविधान सभा जो थी, यही संविधान सभा भारत की पहली अनिर्वाचित अनइलेक्टेड संसद पार्लियामेंट भी बन गई। क्लियर है कि नहीं है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा लोकसभा की तरह यानी कि संसद की तरह कार्य करती थी तो उसके जो अध्यक्ष होते थे वो जीवी मावलंकर होते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IAS में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और ये जो उसकी लघु समिति है संविधान सभा की, माइनर कमेटी में फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की कार्य समिति के भी अध्यक्ष थे। तो ये कमिटीज़ आपको बहुत सारी कमिटीज़ मिल जाएंगी बुक में, आपने नहीं पढ़नी, बस इतनी कमेटी याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग संविधान सभा की चेयरमैनशिप के बारे में जान लेते हैं। तो जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसके जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष यानी इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में चुनाव हुआ कि अध्यक्ष कौन बनेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और
HC मुखर्जी को उसका उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना उसको, ठीक है ना। अब क्योंकि संविधान सभा में कुछ कानूनी पहलू भी थे, संविधान एक आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कानून है देश का, तो उसमें कुछ कानूनी सलाह भी होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े वकील थे, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी को संभाल रहे थे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी रखा गया, यानी कि संवैधानिक सलाहकार भी रखा गया, जो कि BN राव थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और गणेश वासुदेव मावलंकर जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, जो कि हमारी संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रिएम्बल में ये डेट लिखी हुई है। तो प्रिएम्बल का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वीडियोस में सर्च करेंगे तो 2 दिन पहले मैंने प्रिएम्बल का भी लेक्चर डाला हुआ है, तो आप पूरा लेक्चर प्रिएम्बल का वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू पूर्ण रूप से नहीं हुआ। संविधान के कुछ कुछ प्रावधान, जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार और बाकी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ शक्तियाँ, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह की कुछ शक्तियाँ, यानी कि कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। लेकिन बाकी जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो इसका भी अभी कारण बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आप ये बात देखिए कि 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ, उसको हम लोग नेशनल लॉ डे बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय विधि दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को वो मनाया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 26 जनवरी 1950 की क्या कहानी है, इसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1929 कांग्रेस का लाहौर सेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब हुआ 1929 में, तो पहली बार कांग्रेस ने वहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि 1929 के दिसंबर के आसपास ये हुआ था, तो उसके बाद तब फैसला हुआ कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस कांग्रेस मनाएगी, जिसमें वो तिरंगा लहराएगी। तब तिरंगा क्या होता था, उसमें 3 रंग होते थे, लेकिन बीच में अभी जो चक्र होता है अशोक का, उसकी जगह पे चरखा होता था। तो उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, हर साल 26 जनवरी को 1930 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया, जो कि एक सेरेमोनियल था। अंग्रेजों को यह बताने का प्रयास था कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि तब से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, प्रभात फेरियां निकलती थी, सुबह सुबह लोग जाते थे 26 जनवरी को, ठीक है ना। जो कॉलेज के स्टूडेंट होते थे वो यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग में ब्रिटिश झंडा निकाल कर भारत का तिरंगा लहरा देते थे। उस टाइम पे भारत का तिरंगा अंग्रेजों के लिए बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना गले का नासूर बना हुआ था, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी तक जहाँ पर जिस सरकारी बिल्डिंग में ब्रिटिश झंडा होता था, वहाँ पर ये लोग भारत का तिरंगा लहरा देते थे, ठीक है ना। तो ये बहुत शुभ दिन था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं करेंगे, हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू करेंगे। क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को भारत को उसका पहला राष्ट्रपति मिला, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अभी तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनको संविधान सभा ने ही भारत का, यानी कि जो संविधान सभा थी और जो भारत की संसद थी, दोनों एक ही बॉडी थी, उन्होंने पहला भारत का राष्ट्रपति उनको निर्वाचित कर दिया। तो क्योंकि 26 जनवरी को हमें भारत का पहला राष्ट्रपति मिला, इससे पहले भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता था, वो होता था गवर्नर जनरल, जो कि थे C राजगोपालाचारी। लेकिन अब भारत के गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर राष्ट्र प्रमुख लोगों के द्वारा चुना गया हो। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन तो हुए नहीं थे, लेकिन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे और संविधान सभा ने हमारे पहले राष्ट्रपति को चुना था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। तो 26 जनवरी 1950 को 2 काम हुए, एक तो भारत को उसका पहला राष्ट्रपति मिला, इसीलिए भारत एक गणतंत्र बन गया, और संविधान भी पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इसके लिए संविधान में एक अलग से आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद 394, जिसको हम लोग कमेंसमेंट बोलते हैं। तो 394 आर्टिकल के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। तो नोट कर लीजिए, इसको पूछा जा सकता है। क्लियर। और 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे मनाते हैं।
उसी तरह से अब हम बात करते हैं महिला सदस्यों की। तो हमारी संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गूगल चेक कर सकते हैं कि 15 महिलाएं कौन कौन सी थी। ये आपके लिए होमवर्क है, तो पढ़ लें उनको। हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 15 उसके अंदर महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर। और संविधान सभा का जो चिन्ह था वो एलिफेंट था, यानी कि हाथी था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि संविधान सभा का चिन्ह क्या था। तो संविधान सभा का चिन्ह जो है हाथी था। तो फ्रेंड्स, बस 20-21 मिनट का पहला लेक्चर है, 15-20 मिनट का ये लेक्चर है। दोनों लेक्चर को आप देख लीजिए और आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए। आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो चुका है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के एक्ट तक हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका देखिए बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट डिस्कस किए और आपका कॉन्स्टिट्यूंट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के ऊपर आएगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आएगा। आगे हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप रेगुलरली लेक्चर को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अब वापस आ चुके हैं, तो अब हम बिल्कुल जिसे बोलते हैं हम भी ज़ोर शोर से आपके साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं। तो रेगुलर वीडियो बनेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसी तरह से अगर रेगुलर हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे तो आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, हम सिर्फ आरआरबी तक इसको सीमित नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरआरबी का पहला एग्जाम है, इसीलिए हम लोग आरआरबी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन इन लेक्चर्स को देखकर आप एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर जनरल स्टडीज़ आती है उनको आप कर सकते हैं। हाँ, जो यूपीएससी का आईएएस एग्जाम है, प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। प्रीलिम्स में भी इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये ऑलराउंड हो गया आपका, तो ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। केवल फैक्ट मत पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि मज़ा नहीं आता, ना ही आपको याद रहेगा। आप शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो धीरे धीरे फैक्ट अपने आप ही याद हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर स्टैटिक जीके याद नहीं होता। इसलिए याद नहीं होता क्योंकि आप उसको समझते नहीं है, सुनते नहीं है। जीके तभी याद होता है जब आप टीचर को सुनते हैं, लेक्चर को सुनते हैं। तो अभी देखिए जितनी भी बातें मैंने बोली, आप जब पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे संविधान सभा, तो मेरे लेक्चर आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो याद आती रहेंगी। तो इसीलिए लेक्चर जीएस में सुनना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।